आईटीबीपी के जवानों ने कानपुर के कमिश्नरेट के कमांडो ने घेर लिया है। कुछ किसी आईटीबीपी के माता का हाथ कट गया है और कोई लापरवाही हुई है डॉक्टरों ने, और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो पुलिस के कार्यालय को आईटीबीपी के जवानों ने जाकर घेर लिया है। पूरा हथियारबंद मुस्तैद कमांडो वहां पहुंच गए हैं। ये एक नई खबर है और ये बड़ी गंभीर चिंता का विषय है कि आईटीबीपी के लोगों को न्याय लेने के लिए हथियारबंद कमांडो का इस्तेमाल करके कानपुर के कमिश्नरेट को का घेराव कर लिया, ऑफिस घेर लिया है। ऑफिस में जाके तैनाती पुलिस वहां से भाग गई है। ये अभी की घटना चल रही है वर्तमान में। इसका अर्थ है देश बहुत बड़े एक अराजकता के मोड़ पे जा रहा है। जैसे पहले गुंडों का इस्तेमाल किया जाता था बूथ कैप्चरिंग करने के लिए, बाद में गुंडे जो है वो सत्ता के अंदर आ गए। जिस तरीके से बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र में, बाकी सब राज्यों में पुलिस और आईटीबीपी और सीआईएसएफ पैरामिलिट्री फोर्स लगाकर इस सरकार ने, आसाम में मोदी ने, भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है, वोट चोरी के माध्यम से छीन लिया है। वह दिन दूर नहीं, इसी में से कोई पैरामिलिट्री फोर्स का कोई अधिकारी अगर ये दिन चाह देगा, अगर ये स्थिति होगी तो वो कहेगा कि तुम ही सत्ता पे हटो, तुम सब भागो, हम ही सत्ता पे क्यों ना बैठ जाएं। ये देश उस स्तर पे जा रहा है, उस देश पर सत्य सैन्य शासन की तरफ ये मोदी जो है और आरएसएस इस देश को ले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा खतरनाक ट्रेंड है, ये मैं बता दे रहा हूँ। राकेश जी, ये ब्रेकिंग खबर है, कानपुर से सही बता रहे हैं, क्योंकि तमाम चैनलों पे चल रही है, भास्कर पे चल रही है और भारत समाचार ने इसको ब्रेक किया था। आप बताइए, क्या हम कहाँ जी रहे हैं? ये तो डबल इंजन की सरकार है, दोनों जगह दिल्ली और लखनऊ का मामला है। आईटीबीपी के कमांडो पहुंच जाते हैं ऐसा बताया जा रहा है, और कमिश्नर के ऑफिस से उनके सारे सुरक्षा पुलिसकर्मी भाग खड़े हुए। कहाँ जा रहे हैं हम? ये 3 दिन पहले की खबर देखी थी हमने। आईटीबीपी का एक जवान एक थर्मोकोल के डब्बे में बर्फ के साथ अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर घूम रहा था, और वो किसी पुलिस के अधिकारी के पास ही पहुंचा हुआ था, क्योंकि वो कैंपस दिख रहा था जहां बहुत सारे पुलिसकर्मी थे। वहां पर उसने खोलकर दिखाया और बताया कि किसी कृष्णा हॉस्पिटल का नाम लिया कि वहां पर उन्होंने इंजेक्शन लगाया और उसके बाद उनकी मां के हाथ में खून का सप्लाई बंद हो गया, कोहनी से नीचे पूरी हथेली तक, और फिर उसको किसी और हॉस्पिटल में रेफर किया गया। उस हॉस्पिटल, वो बड़ा हॉस्पिटल है कि नाम बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा। उस हॉस्पिटल ने ये कहा कि अगर हाथ नहीं काटेंगे तो जान पे बनाएगी, क्योंकि हाथ पूरा ब्लैक हो चुका था, नीला पड़ गया था, और उस पे कोई उसमें रिस्पॉन्स नहीं था हाथ में। तो फाइनली वो हाथ काटा गया। इस बात से नाराज था आईटीबीपी का वो जवान, लेकिन हर जगह जाने के बाद भी जस्टिस नहीं मिला। नॉर्मली कार्रवाई होनी चाहिए थी, पुलिस को एफआईआर लॉन्च करना चाहिए था मेडिकल नेग्लिजेंस का, और कार्रवाई होती तो शायद ये नौबत नहीं आती जो आज बता रहे हैं। और जो सच भी है, प्रबल प्रताप जी बता रहे हैं कि घेर लिया गया और आपने उसको किया भी है ऑथेंटिकेट कि हाँ ये सच खबर है, तो ऐसी नौबत नहीं आती। लेकिन गरीबों की सुन कौन रहा है? आम जनता की सुन कौन रहा है? आप एक एफआईआर कराने चले जाइए, आपके मतलब जूते घिस जाएंगे। एफआईआर लॉन्च नहीं होती है। कहने को बहुत आसान है ये कहना कि एफआईआर हमारा राइट है, संविधान बोलता है और हमारा बीएनएस बोलता है कि ये हमारा राइट है एफआईआर कराना। शिकायत दर्ज करा सकते हैं किसी भी थाने में, कभी भी, कोई भी। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ये किताबी बातें हैं। आप एफआईआर करा के तो देख लीजिए, चेन स्नैचिंग हो जाए, मोबाइल स्नैचिंग हो जाए, आपके साथ मारपीट हो जाए, आपके घर में डकैती हो जाए, आप करा के तो देखिए। दबंग घुस के घर में मारते हैं। ये सच्चाई सिर्फ यूपी की नहीं है आलोक सर, ये सच्चाई पूरे देश की है। किसी भी थाने में एफआईआर लॉन्च नहीं करा सकते आप। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ चलिए तो सही, ये सच्चाई है। एफआईआर लॉन्च होना इतना आसान नहीं है। ये राकेश जी, ये सच्चाई तो है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने, आरएसएस ने वो परिस्थितियां बना दी हैं देश के अंदर अब कि देश कभी भी सैन्य शासन की ओर जा सकता है। ये एक वानगी है, उदाहरण है कि आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम हथियार बंद अपने कमांडो को लेकर आपके कार्यालय को घेरेंगे। और एक मिनट मैं यहाँ रुकना चाहूंगा। नहीं, सुन लीजिए, नहीं आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। अच्छा प्लीज एक मिनट सुन लीजिए। ये जो
ट्रेंड है जो अभी इन्होंने जो बंगाल और असम में किया है, पैरामिलिट्री फोर्स को लगाकर उस चुनाव छीना है, तो अधिकारियों का दिमाग नहीं खराब होगा? तो दिमाग खराब हो जाएगा कुछ दिनों में कि भाई अगर मेरे ही दम पर तुम चुनाव जीतते हो तो एक दिन हम ही क्यों ना इस तरह चुनाव जीत लें। यही होता है। इसी तरह से सैन्य शासन आता है। लोकतंत्र को खत्म करने का ये साजिश हो रही है। ये खतरनाक साजिश है। ये बहुत ही गंभीर और चिंतानीय विषय है। इसको मात्र एक जगह अगर ये हैबिट बन जाएगा तो हो सकता है कल आपको न्यायालय लेके जाना पड़े और आपके पास 200 पुलिस वाले ना हो और 200 बंदूकधारी हो, और 200 बंदूकधारी जाके थानों पर घेराव करें, तब थाना बात मानेगा, तब मंत्री बात मानेंगे। मतलब इसको तालिबान जैसा, जो अफगानिस्तान जैसा अपनी प्राइवेट मिलिशिया लोग लेके चलें। देखिए प्रबल जी, किस काम का है ये शासन प्रशासन? ये बेकार नकारे लोग हैं। ये मोदी का इस्तीफा आना चाहिए, योगी का इस्तीफा आना चाहिए, इन दोनों का इस्तीफा आना चाहिए। दोनों देश भी नहीं संभाल पा रहे, प्रदेश भी नहीं संभाल पा रहे। प्रबल जी, आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा एग्जेजरेशन लगता है। दरअसल भारत में जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जिस तरीके से आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होता है, उसमें ऐसी संभावना ना के बराबर है कि यहाँ पर सैन्य शासन हो जाए और तख्ता पलट हो जाए। यहाँ संभव नहीं है। यहाँ तीनों फोर्सेस अलग हैं और तीनों को एक साथ कभी बैठने मिलने नहीं दिया जाता है, आपको भी पता होगा। दूसरी बात, जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट होता है उसमें ये संभव नहीं है। हाँ, एक्सेस फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है। आपने बंगाल में देखा एक्सेस फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है जो आप कह रहे हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से थाने को घेर लिया आईटीबीपी के जवानों ने, ये कोई पहली घटना नहीं है इस देश में। कई बार ऐसा हुआ है कि आर्मी के स्टाफ के साथ, आर्मी के जवानों के साथ जब भी बदतमीजी हुई है तो वहां पर लोकल जो उनका यूनिट होता है हमेशा प्रोटेस्ट करता है, कई बार थानों पे पहुंचा है। एक और खबर अभी आज ही पढ़ रहा था, उसमें वीडियो है जिसमें वहां का कमांडर बोल रहा है कि अगर हमारे बच्चे को आपने कभी हाथ लगाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी वीडियो है, ट्विटर पर आप देख सकते हैं। ऐसी घटनाएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं, होना नहीं चाहिए। कानून का काम है रक्षा देना, बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए। ये खबर 2010 में एक बार आई थी। वही जनरल वीके सिंह है जो इस समय कहीं राज्यपाल बने हुए हैं। वो सेना की एक टुकड़ी को मार्च ऑन करा दिए थे दिल्ली की तरफ। हड़कंप मच गया। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, रोका गया। और यही जयप्रकाश नारायण थे, इंदिरा गांधी के खिलाफ सेना को विद्रोह कराने की बात कर रहे थे। और अब पैरामिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करके अगर आप सत्ता हासिल करोगे और वो पता चल जाएगा कि हमारे कारण ही तुम सत्ता पे, कोई जनता तो वोट कर नहीं रही है, हमारे कारण तुम सत्ता पे हो, तो उसको 2 मिनट के अंदर सत्ता हटा देगा। और एक कॉर्पोरेट और सुन लीजिए, मिलिट्री का अगर नेक्सस बन जाएगा तो देश बड़ा खतरनाक स्टेज पे जा रहा है। आप लोकतंत्र में हो सकता है जी रहे, यूटोपिया में जी रहे, यूटोपिया नहीं है। कुछ भी संभव देश में परिस्थितियां बड़ी ही रोज बदल रही हैं। जिस तरीके से लोग परेशान है, गैस है, सिलेंडर है, तेल नहीं है, लोग लाइन पे लगे, लोगों का भी जो अंदर से एक वो है सहनशीलता है, वो भी कहीं जवाब न दे जाए। देखिए प्रबल जी, ये खड़े होकर आ जाए। प्रबल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक मिनट राज कपूर, मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूँ। सर मैं एक लाइन जोड़ देता हूँ, फिर आप कहिएगा, मैं आपको पूरा समय दूंगा। अच्छा। मैं कह रहा था कि जो प्रबल जी ने जो बातें कही उसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूंगा, आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के बात करिएगा। कि मैं खबर पढ़ रहा था 1-2 दिन पहले की बात है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में 500 पैरामिलिट्री फोर्सेस कंपनियों की तैनाती हुई थी और चुनाव खत्म होने के बाद निर्णय लिया गया कि 20-20 कंपनियों को सिलसिलेवार तरीके से राज्य से बाहर भेजा जाएगा जहां से आई थी। और चुनाव के रिजल्ट आने के बाद 20-20 कंपनियां बाहर जानी शुरू हो गई। लेकिन फिर 14 या 5वें दिन वहां के सीएम ने गृह मंत्रालय को लिखा कि यहाँ के जो ताजा हालात हैं इसको कंट्रोल में रखने के लिए और यहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें 500 कंपनियों की जरूरत अगले 6 महीने तक है। और गृह मंत्रालय ने 500 कंपनियों को 6 महीने तक वहां डिप्लॉय रहने की इजाजत दे दी। तो क्या एक राज्य सरकार जिसकी अपनी चुनी हुई सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
वो सरकार अपने पुलिस के भरोसे राज्य में कानून व्यवस्था को रखने में सही क्या, इस पर भी आप राय रखिए। नहीं, इसको आप कानून व्यवस्था से नहीं जोड़ सकते। कानून व्यवस्था तो जो लोकल है वो तो पुलिस के हाथ में ही होती है, तो स्टेट की जो अपनी पुलिस होती है। लेकिन इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, जो बीजेपी ने पहले भी बोला था कि हम एसआईआर कराएंगे, हम वहां से घुसपैठियों को निकालेंगे, बांग्लादेश से लोग आते हैं, इन्फिल्ट्रेटर हैं, वहां पर हमें बाड़ाबंदी करनी है, वो खुला ओपन एरिया है, उसको हमें फेंसिंग करनी है, तमाम तरह की बातें हैं। उसमें स्ट्रेटेजी क्या है, ये हम और आप यहाँ बैठ के डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। हम कयास लगा सकते हैं, हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है क्यों वहां पर है। हाँ, आपको याद होगा कि अमित शाह ने चुनाव के लास्ट दिन, जब वोटिंग का लास्ट डे था, तभी उन्होंने कहा था कि घबराना मत, 60 दिन तक और रहेगी जो टीम आई है पैरामिलिट्री फोर्सेस की। तो ये घोषणा तो तभी हो गई थी। उसके अलावा जो आपको पता है कि फेंसिंग का था, और ये था कि हमें घुसपैठियों को ढूंढ के निकालना है, और बार बार घुसते हैं बांग्लादेश में, कोलकाता उनको सबसे आसान लगता है, ऐसा कहना था। तो ये भी एक हो सकता है, सैनिटाइज करेंगे, लोगों को ढूंढेंगे कौन है, डिपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, तमाम तरह की बातें हैं। सरकारी तंत्र ऐसे ही चलता है, हम और आप ऐसे बात कर सकते हैं सिवाय। लेकिन जो इन्वॉल्व होता है पॉलिटिक्स में, जो सरकार चलाता है, उनसे पूछिए। अभी प्रबल प्रताप जी बोल रहे थे बड़े लोगों की बात। मैं अभी भी, अगर आप यूएस को देख लीजिए, आप फ्रांस को देख लीजिए, मतलब ये इंडिया की बात नहीं है, एट पार वर्ल्ड में देखिए, जो बिजनेसमैन है वही सरकार चलाते हैं इनडायरेक्ट वे में। ये अलग बात है कि इस देश में डायरेक्ट चला रहे हैं, बस इतना फर्क है। बिना पूंजी के सरकार नहीं चलती है, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं कौन सा बिजनेस खड़ा कर लूंगा, एक आम आदमी, लेकिन पूंजीपति हैं, पैसा लगा सकते हैं, वो रन करते हैं इकोनॉमी को, तो उनको महत्व तो देते हैं, हर जगह देते हैं। उनको लोन इजीली मिलता है, लोन लेके भाग भी जाते हैं, वो अलग बात है, और सरकार उनका लोन माफ भी कर देती है। हमारा लोन माफ नहीं होता है, ये अलग बात। लेकिन ये सरकार की मजबूरी भी है, इसको भी आप समझिए, सरकार कहां से चला रही है। तो ओवरऑल अगर आप विश्व पटल पर देखें, तो सरकारों को पीछे से फाइनेंस या पीछे से सरकार चलाते हैं बिजनेसमैन ही। हम आज अलग है कि यहां पर थोड़ा स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। क्या वहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ एलन मस्क नहीं घूम रहे हैं, हर हर कंट्री में वो नहीं जा रहे हैं? क्या वहां पर उनकी डील नहीं हो रही है? आप ये तो देखिए, वहां माइक्रोसॉफ्ट के ओनर उनके साथ नहीं घूम रहे हैं। आप ये देखिए, इन बातों को सिर्फ इस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि आम जनता का हासिल क्या है। हमने टैक्स दिया, हमें क्या मिल रहा है? सुरक्षा मिल रही है कि नहीं, बिजली मिल रही है कि नहीं, गैस मिल रहा है कि नहीं, पानी पीने का है कि नहीं, खाना है कि नहीं, छत है कि नहीं, ये देखिए। और बाकी चीजों को आप उस नजरिए से, वो तो पॉलिटिक्स का हिस्सा है। विपक्ष आरोप लगाएगा, पक्ष उसको डिफेंड करेगा, ये तो है ही, इसमें कहां कोई दो राय। अच्छा सर, एक अपडेट आ गया है, दर्शकों को बता दूं मैं। जी जी। आईटीबीपी के राजनयिक अफसर अर्पित सिंह ने बताया है, उनका बयान आया है कि कृष्णा हॉस्पिटल जो विवादित हॉस्पिटल है, जहां पे जवान की माता जी का हाथ काटा गया था, जो नाराज था, वहां पहले आईटीबीपी की एक महिला कांस्टेबल भर्ती हुई थी, उसकी भी इलाज के में लापरवाही के दौरान मौत हुई थी, और एक इंस्पेक्टर की भी मौत हुई थी। इसलिए वो अपने कुछ सिपाही या कमांडो के साथ उस हॉस्पिटल की शिकायत करने पहुंचे थे कानपुर के पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में। ये उनका वर्जन आ गया, क्योंकि अभी तक जो खबरें चल रही थी कि वो पहुंचे हैं और वहां से पुलिस वाले हट गए हैं, लेकिन जो वर्जन आया है अर्पित सिंह का, लाइजनिंग अधिकारी है आईटीबीपी के, कि इस अस्पताल में पहले भी इलाज हुआ है, एक कांस्टेबल की मौत हुई है और एक इंस्पेक्टर की मौत हुई है। तो अब जो है ये मामला सामने आ रहा है कि वहां कोई ये लोग किसी तरह के वो जो खबर आ रही थी कि आईटीबीपी के जवान वहां पहुंच गए, कमांडोज पहुंच गए और पुलिसकर्मी पीछे हट गए, लेकिन ये तो बता रहे कि हम शिकायत करने गए थे कि भाई ये भी मामला हुआ है, आप कृष्णा हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर कीजिए और कार्रवाई कीजिए। जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि शिकायत होनी चाहिए कृष्णा हॉस्पिटल पे, क्योंकि शुरुआती इलाज वहीं पर हुआ था उनकी माता जी का, आईटीबीपी के जवान की माँ का। शायद हाथ कहीं और काटा गया क्योंकि स्थिति बिगड़ चुकी थी, वो किसी और हॉस्पिटल की घटना है। लेकिन वो बार बार कह रहा था, जो वीडियो मैंने देखा था 3 दिन पहले,
वो कृष्णा हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगा रहा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। तो आखिरकार शिकायत दर्ज कराने आईटीबीपी के जवान पहुंचे हैं, अपने सहयोगी का साथ देने पहुंचे होंगे। तो अब कोई रास्ता तो है नहीं, कौन सुनता है आम जनता की? कहाँ पे आप गुहार लगाते रहिए, धरना प्रदर्शन करते रहिए, पुलिस उठा के फेंक सवाल देगी। सवाल कौन सुन सवाल ये है कि अगर गरीब आदमी की माँ का हाथ कट गया होता, समान वैसे तो गरीब परिवार के तो ये भी लोग, अगर गरीब आदमी का हाथ कट गया होता और वो ऐसी परिस्थिति में होता तो कौन सा एसपी सुनता, कौन सा सीपी सुनता, किसी का नहीं कौन सा सुना तो दरोगा सुनता? मैं यही कह रहा हूँ, और उसको मार के भगा देते। मैं तो बोल ही रहा इनके हूँ सर, पास मैं वही बहुत कह रहा हूँ खराब ना, है। इनके पास हथियार की ताकत है, और उनसे सादा सॉफिस्टिकेटेड आदमी है और लोग हैं, कमांडो हैं, तो उनसे डर गए ये, तो इन्होंने कर दिया कार्रवाई। नहीं नहीं, ऐसा 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 नहीं कह सकते सर। देखिए, ऐसा ना ना हथियार से सुनिए नहीं ना, डरे। प्रबल जी सुनिए, देखिए, ये जो नहीं नहीं सुनिए, नहीं, अरे सुन लीजिए, असहमति है, मैं आपको असहमति है आपकी बातों से। आपकी नहीं, असहमति हो सकती है, मैं जी आपको जी एक नया जी चीज बता दे रहा हूँ। जी सर, जिस जी सर। जो परिस्थितियां नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, अमित शाह ने राजस्थान में पैदा कर दी हैं, वो परिस्थितियां ये हैं कि अगर आप सुरक्षा मांगने जाओगे विपक्षी हो तो सुरक्षा नहीं मिलेगी। आपके ऊपर हमला हो जाए वो उसके इंतजार करें। तो उस परिस्थिति में या तो आपके पास ताकत हो तो आप हथियारबंद अपनी मिलिशिया बनाइए, और आने वाले परिस्थिति में देखिएगा नहीं अलग अलग नहीं, ऐसा मिलिशिया बनेगी। नहीं देखिए नहीं, यही होगा। ऐसा नहीं कह आप जो सकते। है देखिए, ना ना, ये मिलिशिया, अरे सर, आपने ये मिलिशिया मैं पूछ रहा हूँ, सनलाइट सेना का नाम सुना था सर आपने? तो सब सुना है। क्या हो गया उसका सर? बना तो था मिलिशिया, क्या क्या हुआ? क्या हुआ था, तो आप जान ही रहे क्या हुआ था, खत्म हाँ, वही हुआ। तो मैं भी पूछ। देखिए, ऐसा नहीं कह तो सकते मैं कि बनाना वही चाहिए। मैं मैं ये कह रहा हूँ मैं कह सर, रहा मैं हूँ, ये कह मैं रहा हूँ। बनाना नहीं चाह, मैं जो बात कह रहा हाँ, हूँ कि जो परिस्थितियां इन्होंने पैदा कर दी हैं, जी जी गरीब गरीब की बात नहीं सुनोगे तो गरीब क्या करेगा? एक बार मरेगा, 2 बार मरेगा, 3 बार मरेगा, 4 बार मरेगा, 5 बार मरेगा, जाएगा लात जूता खाएगा, उसकी बेटियों के बलात्कार हो जाएंगे तो तुम नहीं सुनोगे, उसके घर में कोई मरेगा तो नहीं सुनोगे, उसके बाप की हत्या हो जाएगी तो नहीं सुनोगे। न कोर्ट सुनेगा, न पुलिस सुनेगा, न थाना सुनेगा, तो क्या करेगा? या तो अपने आप को आत्महत्या कर लेगा, या तो इस सिस्टम के खिलाफ बागी हो जाएगा। और तुम चाहते हो नरेंद्र मोदी की लोग बागी हो जाए, और कुछ नहीं। समाज इतना बट गया है कि कोई बागी नहीं हो सकता, कोई क्रांति नहीं हो सकती इस देश में। पहले हिंदू ये मुसलमान में बटे, फिर जातियों में बटे, अरे फिर हिंदू उसमें भी हिंदी बहुत सारे वर्ग हो गए हैं ये सर। आज ये बंगाल में ये हिंदू ये मुसलमान ये करके किसी वोट ले बीजेपी की लिया। करतूत नहीं है सर। सर प्रबल जी, ये सिर्फ एक बीजेपी की करतूत नहीं है। आजादी के बाद से मौजूद तमाम राजनीतिक सुनिए पार्टियों ने इस देश को बांटा है। क्या बात कर रहे हैं सर? सबने बांटा है। सुरेन जी सुन लीजिए, अभी बंगाल में हल्ला कर रहे थे कि हम कुर्बानी नहीं होने देंगे बकरीद के दिन। सर, तो मुसलमानों ने हाथ जोड़ लिया, कहा कि हम कुर्बानी नहीं लेंगे। जितने पशुपालक हैं बंगाल के, वो सड़कों पर उतर गए कि हमारे ये जो हमने पाला है अब उसका क्या होगा बताओ, और गालियां दे रहे हैं भाजपा के लोगों को। अनिरुद्धाचार्य खरीद लेंगे, उन्होंने बोला है। वो ऐप के थ्रू खरीदेंगे, गाय खरीदने का आह्वान किया अनिरुद्धाचार्य ने, उसको बेच देंगे। नहीं, मैं जो बात कह रहा हूँ कि लोगों ने मना कर दिया है कि हम नहीं खरीदेंगे, और वो कह रहे हैं आप ले जाओ, हम खरीदेंगे ही नहीं। सर तो पशुपालक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है, और ये सारी साजिश अमेरिका को 20 एक्सपोर्ट करने की, ये सारा पशु जो है अमेरिका चला जाए, 20 के रूप में अमेरिका खाए और इजराइल जाए, ये है साजिश। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इस मामले, अच्छा मैं कानपुर की घटना में लेटेस्ट अपडेट दे दूं। कमिश्नर ने वहां पे सीएमओ को बुलाया था। सीएमओ ने 2 अधिकारियों की जांच कमेटी बनाई है और बोला है कि भाई सिंपल सी बात है कि सरकार का काम करने का तरीका यही होता है, चाहे सरकार भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, एक सिस्टम से काम करेगी। पुलिस कमिश्नर जो है अस्पताल का लाइसेंस तो नहीं कैंसिल कर सकता है ना। जब पुलिस क्या कर सकती है, पहले सीएमओ से जांच कराएगी, उसके बाद अगर कुछ कमी पकड़ी जाएगी तब कार्रवाई होगी। तो पहले उस मामले में जांच हुई थी, जवान वाली शिकायत पे, उसमें जो
सीएमओ की रिपोर्ट आई तो उससे शायद ये लोग संतुष्ट नहीं थे, तो और ये दो मामले पुराने आ गए थे, तो अर्पित सिंह वहां पहुंचे थे। खबर यह है कि जब बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए थे, कमांडोज जिनको आप कह सकते हैं, आईटीबीपी का हर सिपाही थोड़ा बड़ा मुस्तैद टाइप का होता है, और ये लोग हथियारों के साथ गए होंगे, तो थाने में पुलिस वाले जो है अपना पुलिस कमिश्नरी के पुलिस वाले इधर उधर हट गए होंगे, इसीलिए मीडिया ने कह दिया कि कब्जा हो गया है। कब्जा उब्जा नहीं था, ये लाइजनिंग अफसर ने साफ साफ बताया है कि हम आलोक सर, आर्मी, आईटीबीपी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान बहुत अनुशासित होते हैं। वो कोई स्टेट पुलिस के कांस्टेबल नहीं है सर, वो अनुशासित होते हैं। वो किसी पे कब्जा कर लें, किसी को धमकाएं, ये काम उनका नहीं है। ये पुलिस का काम है, जो आप रोज देखते हैं, हम और आप भुगतते हैं, ट्रैफिक लाइट से लेके तमाम जगहों पर। वो पुलिस वाले वो ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए मैं उस पर रिएक्ट मैंने नहीं किया था। हाँ, कोई बड़ा अधिकारी जरूर आया होगा आईटीबीपी का, जो कमिश्नर से बात करने की स्थिति में होगा। एक राइफलमैन नहीं बात कर सकता है कमिश्नर से, आईपीएस से अपनी बात को नहीं रख पा रहा होगा, तो कोई वरिष्ठ अधिकारी आईटीबीपी के जरूर आए होंगे और उन्होंने कमिश्नर से बात की होगी और फिर मामला आगे बढ़ा होगा। जैसे आपने कहा कि जांच के बाद पहला एफआईआर भी हो सकता है सर, मेडिकल नेग्लिजेंस का एफआईआर दर्ज करने के बाद भी जांच हो सकती है, उस डॉक्टर को बुलाया जा सकता है और सीएमओ को। जांच के बाद एफआईआर होगी, ये बात तो समझ में नहीं आई सर। हाँ, पहले एफआईआर होनी चाहिए थी मेडिकल नेग्लिजेंस की, साबित नहीं होता तो एफआईआर क्वैश हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जो प्रक्रिया है, जी सर, मतलब आम जनता से जुड़ा हुआ कोई सवाल, आम जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, उसके ऊपर परेशानी है, उसका हाथ कट गया तो उसका एफआईआर नहीं। बिल्कुल। और एक फैब्रिकेटेड खबर है, उसको दिन भर घुमा रहे हैं सब, ये गाली दे दिया, वो गाली दे दिया। अरे भाई, वो तो नैरेटिव है ना, वही तो मैंने प्रबल प्रताप सिंह जी वही मैं कह रहा हूँ ना कि मैं वही कह रहा हूँ कि जी, मैं वही कह रहा हूँ, नैरेटिव सेट है, ये सब चल रहे हैं ड्रामे। इन ड्रामों से हमें बच के कुछ और बुनियादी सवालों पर बहस करनी चाहिए। और राज कपूर जी, इस तरह की बहसों से बचकर आप बहुत सारे, अभी वलसाड में पानी नहीं मिल रहा है, जल जीवन मिशन में पानी इन्होंने कई गांवों को बता दिया, क्षेत्रों को बता, 100% हमने नल दे दिया। कल ही मैंने एक इंटरव्यू किया है नीलू भैया जी के साथ, और उसका जब हमने डाटा देखा तो डाटा में 100% दिखा दिया कि वलसाड में पानी, और वलसाड के गांव में महिलाएं 45 फीट नीचे जाकर पानी ला रही, कई किलोमीटर पैदल चल के आ रही। तो ये इस तरह के बहुत सारे विषय हैं जिनको आप उठाइए। ये आरएसएस वालों के, मुझे लगता है कि भाषा वाले मुद्दे पे मुझे जो कहना था मैंने कह लिया है, मैंने भी कह दिया। धन्यवाद। जी जी। चलिए सर, तो आप सभी लोगों ने मतलब हम भी यही चर्चा करना चाह रहे थे कि सरकार, हमने क्या बताया कि सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए खेल खेला गया है कि अजर है कि एफआईआर पे खबर चलाई जाए, और जो मुख्य मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, बिजली कटौती, लॉ एंड ऑर्डर, इन सब पे चर्चा ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी और प्रबल जी, तुरंत हमारे अनुरोध पर हमसे जुड़ने के लिए, और उम्मीद है कि आगे भी आप हमारे साथ महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा में जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद।